और अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चलाएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव पर। आपकी अदालत में आज जनता की ओर से जज होंगे हिंदुस्तान टाइम्स के एसोसिएट एडिटर विनोद शर्मा और जनता की ओर से मुकदमा चलाएंगे जनता के वकील रजत शर्मा। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में पेश करते हैं आपकी और हमारी दुनिया के बड़े लोगों को, ताकतवर लोगों को, लोकप्रिय लोगों को। और जो जितना ज़्यादा पॉपुलर होता है, जितना ज़्यादा लोकप्रिय होता है, उसको लेकर विवाद भी उतने ही खड़े होते हैं। हमारी कोशिश होती है ऐसे लोगों को आपकी अदालत में बुलाएं, इस कटघरे में बिठाएं जिन्हें लेकर विवाद खड़े होते हैं, जो खबरों में बने रहते हैं। पेश है आज का मुकदमा एक ऐसी ही शख्सियत पर। योग गुरु स्वामी रामदेव आपकी अदालत में हाजिर हो। इससे पहले कि आपकी अदालत में इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, उन विवादों की बात करें जिन्होंने घेर लिया है स्वामी रामदेव को। आज के जज विनोद शर्मा की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और आपकी अदालत में मुल्जिम भी है, जनता भी है, जज भी है। मुकदमा शुरू हो इससे पहले उस पृष्ठभूमि पर नजर डालना चाहते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट पर जिसमें आज का यह खास मुकदमा स्वामी रामदेव पर चलाया जा रहा है। देश के सबसे बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने स्वामी रामदेव के दावे को सही पाया है कि योग अभ्यास से कैंसर का इलाज हो सकता है। लेकिन हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं कि स्वामी रामदेव कैंसर जैसे असाध्य रोगों को ठीक करने के दावे न करें तो बेहतर होगा। लेकिन स्वामी रामदेव का कहना है कि कैंसर तो क्या, लिवर सिटोसिस और जॉन्डिस से लेकर डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर जैसी हर बीमारी का इलाज उनके पास है। लेकिन ऐसे भी डॉक्टर हैं जो कहते हैं कि ऐसे इलाज बताकर स्वामी रामदेव लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कितने सही हैं स्वामी रामदेव के दावे, कितना दम है उन पर लगे नए इल्जामात में, यही जानने की कोशिश हम करेंगे आज आपकी अदालत में। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम स्वामी रामदेव पर। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर इल्जाम है कि ये लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वामी जी, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर ये कहते हैं कि स्वामी रामदेव योग का प्रचार करें, प्रसार करें, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन असाध्य रोग के इलाज के दावे कृपा करके ना करें। इस देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर हर वर्ष करीब 5 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है। उसके बावजूद भी 5 व्यक्ति भी ये लोग कैंसर के बिना दवा के ठीक नहीं कर सके। मैंने आज तक 500 से ज़्यादा कैंसर के रोगी ठीक किए, क्योर किए। पूरी दुनिया में करीब ऐसे 500 करोड़ लोग हैं जो बीमार होने के बाद दवाई नहीं कर सकते। यदि वो प्राण रूपी दवा से स्वस्थ हो सकते हैं तो मैं दावा नहीं करता, यह हकीकत के साथ कहता हूं, वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ कहता हूं कि पूरी दुनिया को आज नहीं तो कल योग को स्वीकार करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है। ये बताइए कि आप कह रहे हैं पूरी दुनिया को स्वीकार करना पड़ेगा, यहाँ तो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं अम्बुमणि रामदास, वही स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है अब जिस तरह से एम्स ने भी ये माना, कम से कम प्रारंभिक तौर पर ये तो स्वीकार किया कि कैंसर में लाभ होता है, अभी लाभ की बात स्वीकार की, और वो 25 रोगियों पर उन्होंने एक ट्रायल किया है। मैंने अभी एक पुस्तक जिसके ऊपर पहले बहुत दिनों से चर्चा होती रही,
कि स्वामी रामदेव जो कहते हैं उसका वैज्ञानिक प्रमाण दें, साइंटिफिक उसका प्रूफ दें। पिछले 15 वर्षों में हमने शोध किया और आज जो है 35 से ज़्यादा कैंसर के जो रोगी हैं उनकी रिपोर्ट मैंने इसमें दी है। और उसमें से वो रोगी जो केवल लाभान्वित हुए वो नहीं, जिनका क्योर हो चुका है, और वो भी एक तरह का कैंसर नहीं। एम्स ने भी कहा है कि स्तन कैंसर में लाभ होता है। मैंने बोन कैंसर, पिट्यूटरी ग्लैंड का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, तमाम तरह के कैंसर योग के द्वारा अच्छे किए हैं। और मुझे लगता है कि अब मुझे कम से कम यदि लोग सम्मानित नहीं करेंगे, उपकृत नहीं करेंगे, तो कम से कम तिरस्कृत करने का तो दुस्साहस नहीं कर पाएंगे। और आज भारत की में तो अभी इस बात को कहा है। स्वामी जी, एम्स की जो रिपोर्ट है उसकी कॉपी मेरे पास में है। इसने कहा कि यदि दवाओं के साथ साथ योग भी चले तो रोगियों के जल्द ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। एम्स ने यह नहीं कहा कि स्वामी रामदेव के योग से कैंसर का रोगी ठीक हो जाता है, ये तो सिर्फ आप कह रहे हैं। हाँ, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी जो एम्स ने कहा है, कम से कम एक शुरुआत तो हुई। पहले तो मेरी बातों को यूं उड़ाया जाता था जैसे स्वामी रामदेव कोई ढोंग पाखंड आडंबर कर रहा हो, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा हो, स्वामी रामदेव कोई अपराधी हो। इस देश के अंदर आज 25 लाख से ज़्यादा कैंसर के रोगी हर वक्त उपलब्ध रहते हैं। हर वर्ष करीब 9 से 10 लाख लोग कैंसर के रोगी डिटेक्ट होते हैं और 4 से 5 लाख लोग हर साल कैंसर के कारण से मौत के मुंह में समा जाते हैं। यदि इस संदर्भ में हमने बिना रेडिएशन के, बिना कीमो के और बिना ऑपरेशन के यदि सैकड़ों कैंसर के रोगी अच्छे किए हैं, तो मुझे लगता है कि यदि ये काम कोई गोरी चमड़ी वाला करता और वो कैंसर के रोगियों को एक दो भी ठीक कर देता, आज मैंने कहा मैंने 500 से ज्यादा ठीक किया और विद रिपोर्ट्स, पूरे साइंटिफिक पैरामीटर्स के साथ, तो यदि ये काम कोई गोरी चमड़ी वाला करता तो उसको नोबेल पुरस्कार देता, उसके ऊपर कोई आरोप लगाने का दुस्साहस नहीं करता। स्वामी जी, मैं तो आरोप इसलिए लगा रहा हूं कि मेरी बहुत सारे डॉक्टर से बात हुई। एक डॉक्टर ने कहा कि जिसको हार्ट अटैक होगा, अगर वो स्वामी रामदेव का प्राणायाम करने लगेगा तो रामदेव सत्य हो जाएगा उसका। रामदेव तो सत्य और राम नाम भी सत्य है। बाकी जहां तक प्रश्न हार्ट के रोग का है, मैंने हार्ट के रोगी जिनका पहले उनका एंजियोग्राफी करवाया, प्राणायाम कराने के बाद एंजियोग्राफी कराया, और इसमें एंजियोग्राफी की रिपोर्ट पूरी मैंने दी हुई है। एंजियोग्राफी कराने के बाद ये पता लगा 20 दिन में भी क्योर हुआ पेशेंट, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने भी लगा। और जिनको प्राणायाम करने से पहले, जिनको हार्ट में ब्लॉकेज थे, प्राणायाम करने के बाद दोबारा से एंजियोग्राफी करवाई तो पता लगा कि उनके हार्ट के ब्लॉकेज खत्म हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अब हमारे डॉक्टरों को दोबारा से चिंतन करना चाहिए, और जो एक आत्मग्लानि का भाव है और एक ये भाव कि महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि पतंजलि आदि जो हमारे ऋषि मुनि जो चिकित्सा विज्ञान के प्रणेता हैं, उनके ऊपर जो उनको ये आत्मग्लानि का भाव है कि ये कुछ नहीं कर सकते, हमें आलोक तो जो है पश्चिम से मिलेगा, सूरज हमेशा पूर्व से उदय होता है, और ये चिकित्सा विज्ञान का सूर्य भी अब दोबारा से पूर्व में उदित हो रहा है और उसको पूरी दुनिया को स्वीकार करना ही पड़ेगा। मैं स्वामी जी एक राज की बात आपको बताना चाहता हूं। ये जो किताब आपने अभी आपके हाथ में, आपने पब्लिक में रिलीज तो नहीं की, लेकिन हमने भी कहीं से चोरी से हासिल कर ली है किताब, और इसको मैंने आपके ऊपर भी चोरी का इल्जाम लगेगा। अब आप पर मुकदमा चलाने के लिए कुछ साक्ष्य तो जुटाने पड़े। अब इस किताब में आपने कैसे कैसे दावे किए हैं जरा ये देखिए। ये पेज 337 पर एक आपने किसी व्यक्ति का छापा है, एक्सीडेंट के दौरान सिर में घुसे कांच के टुकड़े बिना ऑपरेशन के प्राणायाम से निकल गए। अब कैसे हो सकता है? अब इस व्यक्ति का नाम समीर कुमार है और ये 16/16 कटरा कॉलोनी झारखंड में रहता है। ये मैंने नहीं कहा कि इसके कांच के टुकड़े निकल गए, ये खुद वो कांच के टुकड़े लेके आए और हमारे संग्रहालय में रखे हुए। आप तो कांच की बात कर रहे हो, एक दूसरी बहन है, उसके तो जो है पति ऐसा हुआ कि वो ऐसे ऊपर मुंह करके पानी पी रहा था और उसके नकली दांत थे वो अंदर गले में जा फंसे। इसलिए मैं आपसे भी कहूँगा को ऊपर उठा करके मुँह करके पानी नहीं, यूँ ऊपर मुँह उठा करके पानी मत पी। पहले एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी का ऐड आता था, पीवो सर उठाकर, माने ऊपर जाने के लिए पहले तैयारी पहले कर लो। तो वो ऐसे ऊपर उठा करके पी रहा था उसका पति पानी, उसके यहाँ गले में वो दांत अटक गए और उसने ऑपरेशन नहीं कराया, उसने कपालभाति किया और उसके दांत भी निकल गए। तो लोगों के दांत भी निकल रहे हैं और लोगों के कांच भी निकल रहे हैं। अब ये
अब ये हो रहा है। अब ये मैं नहीं कह रहा, जिनके अटके थे, जिनके घुस गए थे, वो कह रहे हैं। ये तो ऐसे कोई चमत्कार आजकल बहुत सारे हम लोग देखते हैं, कोई तलवार से इलाज करता है, कोई हंटर मार के इलाज करता है, कोई फूंक मार के इलाज करता है। तो इसमें कोई मैं ना हंटर मारता हूँ, ना तलवार मारता हूँ, ना थाली मारता हूँ, फूंक मारता हूँ और फूंक मरवाता हूँ, उससे लोगों की बीमारियां ठीक होती। इसको पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि इस देश में जितने लाखों 8-10 लाख डॉक्टर हैं वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। मैं किसी को बेरोजगार नहीं करना चाहता, बल्कि करीब 40 करोड़ लोग जो असंगठित क्षेत्र में जिनका रोजगार चल रहा है, जिनका पेट जो है का गुजारा होता, बसर होता है, उन लोगों को भी इस योग और आयुर्वेद के अभ्युदय होने से उनको एक नया रोजगार मिलेगा। और एक खास इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं कि जो लोग योगाभ्यास प्राणायाम कर रहे थे, उन पर स्वदेशी का इतना गहरा असर पड़ा कि 67.84 करीब 68% लोगों ने जीरो टेक्नोलॉजी से बने हुए विदेशी प्रोडक्ट जो है उनको यूज करना बंद कर दिया। फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा आदि करीब 68.74 करीब 67% लोगों ने बर्गर पिज्जा खाना छोड़ दिया। 24.6% लोग 60% लोगों ने उसको कम कर दिया। 66.23% लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर दिया। 30.15% लोगों ने उसको कम कर दिया। खाली 6% बच गए जो अभी कोल्ड ड्रिंक और बर्गर पिज्जा खा रहे हैं। माने ये पूरा का पूरा इस तरह से परिवर्तन आ रहा है, इससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये जो डॉक्टर भाई भी हैं, ये प्राणायाम करते रहेंगे और करवाते रहेंगे तो इनके पास भी लोग आते रहेंगे, नहीं तो थोड़ी दिनों में मामला उल्टा हो जाएगा। लेकिन स्वामी जी, जिस रिसर्च की आप बात कर रहे हैं, ये आपने कुछ 2-4 लोगों पर रिसर्च की, एक आदमी को बिठाया, 3 घंटे उसका सांस ऊपर नीचे कराया और ये किताब छाप दी। हमने हर सर्वे में जो है कहीं 5,000 कहीं 10,000, और ये जो हमने जो अभी मैं आपको बता रहा था साइकोसोमेटिक जो सर्वे था हमारा, ये 2 लाख से ज़्यादा रोगियों पर किया है। और अभी जो इसमें रिपोर्ट पब्लिश की है 84,663 लोगों की रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें हमने युवा, बच्चे, बूढ़े, शिक्षित, अशिक्षित, कम आय वर्ग के, उच्च आय वर्ग के, हर वर्ग के, निम्न वर्ग के 44% लोग थे, उच्च वर्ग के मध्यम वर्ग के 53% लोग थे, उच्च वर्ग के 2.1% लोग थे, ग्रामीण जो है उसमें 42% थे, शहर के 57% थे। तो ये सर्वे जो है कोई 2-4 लोगों पर नहीं, आज लाखों और करोड़ों लोगों पर ये सर्वे किया था। मैं आपको कह सकता हूं कि आपके घर सहित देश के घर घर में योग हो रहा है, 1-2 पर नहीं, आज ये करोड़ों लोगों पर योग का प्रयोग हो रहा है। लेकिन जिस तरह से पूरी दुनिया में बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो हजारों साल से रिसर्च कर रहे हैं, उसके नतीजे से उन्होंने डायबिटीज का, हार्ट अटैक का, इन सब चीजों के, हेपेटाइटिस बी के, एड्स को रोकने के तरीके निकाले हैं, उनकी रिसर्च जारी है और अरबों रुपए इस रिसर्च पे खर्च होते हैं। आप उन सबको चुनौती दे रहे हैं कि आप सब गलत और स्वामी रामदेव सही। मैं किसी को चुनौती नहीं देता, सत्य किसी की बपोती नहीं होता। सच वो नहीं है जिसको कोई करोड़ोंपति अरबोंपति कहता है, सच वो नहीं है जिसको कोई पश्चिम में बैठा व्यक्ति कहता है। सच यथार्थ है, और वो यथार्थ कोई अमीर कहता है या फकीर होता है, कोई फर्क नहीं होता है। सच सच होता है। वो एम्स कहता है तो सच हो गया, बाबा रामदेव कह रहा था तो झूठ हो गया। सच के मानदंड जो है वो अलग प्रतिष्ठापित है, और उन मानदंडों के अनुसार मैंने काम किया है। और आज मैं आपको कह रहा हूं, आज मैं शायद तीसरी बार आपकी अदालत में बैठा हूं। मैं जब पहली बार आया था तब कुछ हमारे डॉक्टर भाइयों ने मुझे सजेस्ट किया कि स्वामी जी आप योग के ऊपर साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन करें, तब ये दुनिया आपकी बात मानेगी। आज मैं साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन के साथ आया हूं, और इस पूरे दौर में आज करोड़ों लोगों तक योग पहुंचा। और आपका इंडिया टीवी भी जो है अब शाम के टाइम नंबर 1 है और 2nd पोजीशन में। मुझे लगता है मैं तीसरी बार जब आऊंगा तो आप भी नंबर 1 पोजीशन में होंगे, और योग भी पूरी दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर होगा। और वो इसलिए कि उससे दुनिया को कुछ मिला है। आज एक एक बीमारी, मैं कह रहा था कि करोड़ों करोड़ों लोगों को, और हर बीमारी के ऊपर हमने जो योग का प्रयोग किया है उसके परिणाम जो सामने आए हैं। आज 80.88 करीब 81% लोग जो मुझे या तो शिविरों में मिले या टीवी पर देख करके करने लगे, वो नियमित रूप से योग कर रहे हैं। करीब जो 19% लोग हैं तो थोड़े बरसाती मेढक हैं, कभी कभी करते हैं, शायद मेरे आने से पहले ये भी फूक फाक मार रहे होंगे। लेकिन एक बात कह रहा हूं, जिन लोगों ने योग किया उसमें हृदय रोग में पूर्ण या आंशिक लाभ हुआ
हृदय रोग में 94% लोगों को, मोटापा में 95% लोगों को, रक्तचाप में 96% लोगों को, डायबिटीज में 94% लोगों को, अर्थराइटिस में 92% लोगों को, गुर्दे में 93% लोगों को, अस्थमा में 95.77% लोगों को, उदर रोगों में 93.67 लोगों को। माने हर बीमारी में योग के जो प्रभाव हैं, अब उनको जब लाभ हो रहा है तो सच को कब तक नकारा जा सकता है? मैं कहता हूं आज नहीं तो कल, जो हमारे शास्त्रों में लिखा था सत्यमेव जयते, सत्य ही की विजय होती है और इसी के न्यायालय होते हैं, इसी के लिए आपकी अदालत होती है। तो मुझे लगता है अब योग का ये राष्ट्र और विश्वव्यापी विजय अभियान आगे बढ़ेगा, इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन स्वामी जी, योग के जरिए इलाज होने लगेंगे तो इतने साइंटिस्ट जो लैब्स में बैठे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो दवा बना रही हैं, उनको क्या सुझाव देंगे? वो सन्यासी हो जाएं? अब कोई मेरे से पूछेगा तो मैं कहूँगा मैं सन्यासी हूँ, तो वो भी सन्यासी हो जाए तो आपत्ति नहीं है। लेकिन बात यह है कि सब लोग दरअसल योग नहीं कर पाते। कुछ लोग, मैंने कहा ना, आलसी भी होते हैं। जो मेरे शिविरों में भी आते हैं उनमें से 80% लोग योग करते हैं। तो जो 20% लोग जो योग नहीं कर रहे हैं वो उन डॉक्टरों के पास जा पाएंगे। और साथ में जो एक्सीडेंटल केस हैं, जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि 100% हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं, कैंसर जो है 4th स्टेज में पहुंच गया, अब उस समय जो है कपालभाति अनुलोम विलोम से वो गांठ डिजोल्व नहीं हो सकती है। तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स में और ऑपरेशंस में हमारे डॉक्टर भाई जो है काम करते रहें और बाकी काम जो है वो योग के और आयुर्वेद के हवाले छोड़ दें, उससे देश और दुनिया बहुत सुखी हो जाएगी। आज दुनिया के करीब 650 करोड़ लोगों को हम आरोग्य देने की क्षमता रखते हैं, बस उस पर काम करने की जरूरत है। भारत को बहुत बड़ी देन होगी, भारत की पूरे विश्व को। आप कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसका नाम बदल के रामदेव हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कर दे, RHO कर दें। RHO में तो आपका भी नाम आ जाता है रजत सिंह। बात यह है कि सारी व्यवस्थाएं पूंजीपतियों ने अपने क्रूर पासों में जकड़ लिए। इस दुनिया के अंदर क्या एक अमीर ही आदमी को जीने का अधिकार है? क्या एक गरीब आदमी जी नहीं सकता? क्या एक अमीर आदमी को पढ़ने का अधिकार है? क्या एक अमीर आदमी को विकसित होने का अधिकार है? क्या ये सारा वैभव एक अमीर आदमी के लिए, एक गरीब आदमी जो है उसको नहीं पा सकता? तो हमारी जो स्वास्थ्य नीति है, जो हमारे सारे अनुसंधान है, जो मेडिसिन है, वो 5-5 हजार गुना, 10-10 हजार गुना, 1-1 लाख गुना मूल्य पर बिकती है। तो एक आम गरीब आदमी, भारत में करीब 71 करोड़, पूरी दुनिया में करीब 500 करोड़ लोग हैं जो बीमार होने के बाद दवा नहीं खरीद सकते। तो उनके लिए ये प्राण एक मेडिसिन का काम करेगा। और आज मैं कह रहा हूं, मेडिकल साइंस की नैनो टेक्नोलॉजी प्राण होगा, और इस प्राण की जो औषधीय शक्ति है उसको पूरी दुनिया को स्वीकार करना पड़ेगा। बस इतनी बात जरूरी थी। पहले हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, रिसर्च करने के संसाधन नहीं थे। अब हमने पतंजलि विश्वविद्यालय बना दिया, योग के ऊपर साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर दिया, क्लिनिकल ट्रायल और जेनेटिक रिसर्च आगे और कर देंगे। और पूरी दुनिया को भारत के इस योग का, अध्यात्म का लोहा मानना पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं, और यही दुनिया के कल्याण का मार्ग है। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर आरोप है कि ये अंधविश्वास को प्रोत्साहन दे रहे हैं। स्वामी जी, ये इल्जाम तो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से लगाया गया है। एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मेरे पास में है जिसमें लिखा कि आपके आश्रम से ऐसी दवाएं बेची जाती है जिसमें कहा जाता है कि अगर ये दवा खा ले महिला तो शर्ती लड़का पैदा होगा। संतान की उत्पत्ति के लिए दवाई मैं देता हूं। मैं अब ऐसी दवाई तो दे नहीं सकता कि जिससे लोगों को बधिया हो जाए या लोगों के बच्चे पैदा होना बंद हो जाएं। मैंने इस अपनी पुस्तक में भी दिया है कि जिनको 15-15 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, जिनकी दोनों फिलिपियन ट्यूब बंद थी, जिनको यूट्रस में ओवरी में सिस्ट थी, उन्होंने प्राणायाम किया तो उनकी वो बंद ट्यूबें खुल गई। दोनों ट्यूबें बंद थी। मेरे पास रिपोर्ट है पूरी, पूजा गोस्वामी की दोनों ट्यूबें बंद थी, पहले और बाद की रिपोर्ट मैंने छापी है। यूट्रस में ओवरी में सिस्ट थी, उसके पूरे सोनोग्राफिक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मैंने छापी है। तो जो गांठें थी वो ठीक होगी, जिनको बच्चे नहीं थे उनके बच्चे हो गए। तो प्राणायाम के करने से संतान की उत्पत्ति होती है। उसको यदि कोई पुत्र या पुत्री नाम दे करके और मुझे बदनाम करता है तो ये उसका दृष्टि दोष है। और ये सच है कि योग में इस तरह की क्षमता है और आयुर्वेद में इस तरह की औषधियां भी हैं जिससे कि जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, या स्पर्म काउंट कम है, या अंडा नहीं बनता है, तो उनको अंडा बनने लग जाता है, स्पर्म काउंट बढ़ जाते हैं, फिलिपियन ट्यूब बंद थी वो खुल जाती है। तो ये काम होता है। और इस तरह के बहुत से आज जो है योग के योद्धा भी तैयार हो गए और योग के द्वारा बच्चे भी तैयार हो गए, दोनों काम हो गए।
लेकिन ये तो लिस्ट मेरे पास में है जो दवाएं वहाँ से बेची जाती हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर ने लिखी है, उसमें सबसे ऊपर जो लिस्ट में नाम है वो उस दवा का है जिसमें लिखा हुआ है पुत्र रत्न होता है। आप जरा उस लिस्ट को ध्यान से देखना, उस लिस्ट पर कोई नंबर नहीं हो, नकली चिपकाया हुआ है वो लिस्ट। ये आपने नहीं, वो हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से है। उसके ऊपर कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको, जो आप सबसे ऊपर देखेंगे। उसके बाद नंबर 1 से शुरू होता है। ये बात सही है उसके आपकी। बाद नंबर 1 से शुरू होता है, इसका मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई गड़बड़ की हुई है। तो मैंने इस तरह से, ये तो अच्छा हुआ कि यही कहा कि बाबा रामदेव जो है वो पुत्र होने की दवाई देता है। मैं सन्यासियों, बाल ब्रह्मचारियों, ये नहीं कहा कि बाबा रामदेव ने पुत्र पैदा कर दिए। इस देश में कुछ भी आरोप लग सकता है, इसलिए इसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि लोग उल जुलूल कुछ भी बाबा के ऊपर आरोप लगाना है, मैंने आरोप के लिए आरोप लगाना है। ये जहां मैं गलत हूं वहां मुझे गलत कहेंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। ये बात सही है कि आरोप तो लगते हैं और अच्छे अच्छे आरोप प्राप्त कर लगते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इन्होंने इल्जाम लगाया कि बाबा रामदेव के जो सफल माने जाने वाले जो नुस्खे हैं ये जादुई नुस्खे हैं और बाबा के शिविरों में गलत दवाइयां देने से लोगों की मौत हो रही है। क्या इनका नाम क्या है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अजय, इनका डॉक्टर कुमार इनका नाम है, डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार जी को दरअसल कुछ गलत फहमियां हो गई थी। वो जो है किसी आग्रहवश या कुछ लोगों के द्वारा जो है, मुझे लगता है गलत सूचनाओं की वजह से ऐसा भ्रम पैदा हो गया था। अभी मैं रांची गया था, तब वो मेरे साथ में आए मंच पर, जब मैंने एड्स के लिए प्रोग्राम किया तो बोले बाबा जी हम आपकी सेवा में हैं और आप जो काम कर रहे हैं वो देश हित के लिए काम कर रहे हैं, रोगी हित के लिए काम कर रहे हैं। रोगी हित सर्वोपरि है, व्यक्ति हित सर्वोपरि है, व्यवसायिक हित और वो जो अज्ञान आग्रह वो हमारे अपने स्थानों पर हो सकते हैं। तो अब जो है वो शायद विवाद जो है वो खत्म हो गया है और नया संवाद शुरू हो चुका है। मुझे लगता है ये सारे जो विवाद थे अब संवादों में परिणित होंगे और एक आम आदमी से लेकर के खास व्यक्ति तक योग की जो प्रामाणिकता है, क्योंकि वो पूरा को पूरा विज्ञान सम्मत है, इसमें कोई अंधविश्वास नहीं। मैंने विज्ञान में स्वामी जी जब कोई दवाई तैयार होती है तो उसका 3-4 फेजेज में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, एक साइंटिफिक रिपोर्ट तैयार की जाती है, तब कोई दवाई तैयार। तो आपका कहने का मतलब ये है कि मैं जो है कल से जो है कुत्तों को जाकर के, भैंसों को जाकर के, बकरियों को जाकर के, खरगोशों को जाकर के कपालभाति कराना शुरू करवा दूं। अब योग का जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल वो एनिमल्स पर तो हो नहीं सकता, अब वो तो इंसानों पर ही होगा। तो वैसे कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हमारे पास में जिस पे लोगों ने अपने कुत्तों को योग कराना शुरू कर दिया है। तो योग का क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल इंसानों पर होगा। हाँ, दवाइयों के क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की एक लंबी प्रक्रिया है और उसमें एलोपैथ में करीब एक दवाई के क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करने में करीब 2250 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन खास बात यही है और विशेष बात यही है कि आज आप वोटिंग करा सकते हैं पूरे देश में। और बाहर की बात तो बाद में, देखा आपने भी तो कुछ प्रतिनिधि बुला रखे हैं, कोई मेरे मतलब अनुयायी तो आपने छांट के बुलाए नहीं है, आम आदमियों को आपने आमंत्रित किया। इन्हीं में से पूछ ले, योग आप में से कितने लोग करते हैं जी? जो लोग योग करते हैं, जो कभी कभी करते हैं, हाथ नीचे कर लो, जो कभी कभी करते हैं रोज, और कभी कभी करने वाले कम है, रोज करने वाले ज्यादा हैं। और आप में से कितने ऐसे हैं जो मुझे अभी देखते हैं मात्र करते नहीं है? तो ये मेरा शो देखते हैं। लेकिन योग के बारे में आज देश के करोड़ों लोग अवेयर हुए हैं और इसमें खास बात यह है कि इससे इस देश का बहुत बड़ा हित इसलिए होगा कि हमारे देश में, जो मैं कह रहा था, एक डायबिटीज का व्यक्ति यदि योग करता है तो उसको वर्ष में करीब 28,800 रुपए की बचत होती है। एक अस्थमा वाला व्यक्ति यदि योग करके अपने अस्थमा को कंट्रोल करता है उसको वर्ष में करीब 48,000 की बचत होती है। उच्च रक्तचाप के रोगी को 37,200 रुपए की, अर्थराइटिस के रोगी को करीब 1 लाख रुपए की, हार्ट के रोगी को करीब 48,200 रुपए की एक वर्ष में आर्थिक बचत होती है। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जो दवा बनाने वाली कंपनी है और डॉक्टर है उसको कितना नुकसान होता है, वो आप उल्टा काउंट कर लीजिए। तो मैं एक बात ये कह रहा था आपको कि ये जो पूरी प्रक्रिया है यह एक विज्ञान सम्मत, और अतीत में भारत में यही होता था। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं अतीत की पुनरावृत्ति कर रहा हूं और वैज्ञानिक मूल्यों के साथ। मैंने किसी को कंठीमाला पहना करके चेला नहीं बनाया, मैंने कोई ढोंग पाखंड अंधविश्वास नहीं फैलाया, मैंने ये तो नहीं कहा कि जो है ये तुम्हारा राशिफल ये है, तुम्हारे ऊपर भूत है, तुम्हारे ऊपर प्रेत है। मैंने पहले भी कहा था रजत और रामदेव दोनों की राशि एक है।
लेकिन एक फकीर है, एक अमीर है। आयुर्वेद की दवाएं महंगी बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। क्या ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता कि जिस तरह ये होम्योपैथी की दवाएं कुछ जैसे सस्ती मिलती है, उसी तरह आयुर्वेद की दवाएं सस्ती मिले, ताकि ज़्यादा रुपए विकृत हो और ज़्यादा ये लोग इसका फायदा उठा लाभान्वित सकें? हों उससे। क्या ऐसा कुछ प्रबंध नहीं किया जा सकता? देखिए, जहाँ तक आयुर्वेद में महंगाई का प्रश्न है, सब दवाइयाँ तो महंगी नहीं है। एलोपैथी में भी एक एक दवाई 1-1 लाख रुपए की भी होती है, 20-20, 25-25 हज़ार रुपए का भी एक एक इंजेक्शन होता है। तो आयुर्वेद में जो जड़ी बूटियों की चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है, हरड़ चूर्ण है, वो सब सस्ते होते हैं। लेकिन जो स्वर्ण योग है, रॉ मटेरियल ही महंगा है, तो उसमें थोड़ा सा अभी महंगी है ज़रूर। लेकिन एक दवाई जो आम गोली है वो 50 पैसे से लेकर के 1-2 रुपए तक होती है। तो बहुत ज़्यादा महंगी तो उसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। अपने संस्थान के तौर पर मैं कह सकता हूं कि हमने करीब दवाई 50% या 1/4% रेट पर हम दे रहे हैं। जैसे बाजार में मोतीपिष्टी 300 रुपए के 1 ग्राम मिलते हैं, तो हमारा संस्थान 30 रुपए में उपलब्ध कराता है। तो आगे हमारी संकल्पना होगी कि लोगों को सस्ते मूल्य पर आयुर्वेद की दवाइयां उपलब्ध कराई जाए और जड़ी बूटी आधारित कृषि को भी प्रोत्साहन दिया जाए। इससे करीब प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से 1 करोड़ लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। जो समर्थ है उनको स्वास्थ्य मिलेगा और जो गरीब लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। लेकिन स्वामी जी, ये सही नहीं है कि इस समय जिन दवाइयों में जिन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है उनके नाम तो पुरानी किताबों में लिखे हुए हैं, लेकिन वो असली है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा? इसमें भी बहुत तरह के विवाद हैं। अब जैसे सब लोग च्यवनप्राश खाते हैं, वो च्यवनप्राश में जो अष्टवर्ग डाला जाता है उसके लोगों को नाम पता है, वो पहचान ही लोगों की गायब हो गई है। रिद्धि वृद्धि जीव कृष्वक मेधा महामेधा काकोली क्षीर काकोली, अब वो नाम रह गए। और विज्ञापन करने वाले भी जो है वो टीवी पर ये नहीं बताते हैं कि इसमें क्या दवाइयाँ डाली हुई, वो ये बताते हैं कि ये जो है ये हीरो खाता है, ये हीरोइन खाती है, आप भी खा लीजिए। और शायद वो पैसा तो लेता है लेकिन कभी शायद 1 चम्मच ना भी खाता हो, क्योंकि बहुत से लोग जो है कई तेल बनाने वाली कंपनियों का ऐड करते हैं और वास्तव में उनके सिर पर बाल होती है, नकली टोपी लगी होती है। तो विज्ञापनवाद से, बाजारवाद से आयुर्वेद को अलग देख करके गुणवत्ता पर देखना होगा। लेकिन अगर कोई आदमी आपके शिविर में इलाज कराने आना चाहता है या योग सीखने, तो आपकी फीस इतनी ज़्यादा होती है और आपके वहाँ रहने के कमरे के चार्जेस इतने ज़्यादा होते हैं कि आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मेरा यही सवाल है कि एक ये इसमें गरीब आदमी के लिए तो इलाज कराना संभव नहीं है आपके यहाँ। आपका प्रश्न जो है उसका मैं उत्तर दोनों तरह से दे रहा हूं। मेरे शिविरों के आंकड़े सुन लीजिए। मेरे शिविरों में 44.7% टू माने लगभग 45% निम्न वर्ग के लोग आते हैं, 53% मध्यम वर्ग के और उच्च वर्ग के मात्र 2% लोग आते हैं। मेरे हर शिविर में 2 से 5 हजार गरीब लोगों को मुफ्त प्रवेश पत्र दिए जाते हैं और एक आम आदमी जो मेरे काम के प्रति श्रद्धा रखता है, आस्था रखता है, वो 100 रुपए से लेकर के मुझे 2100 रुपए तक देता है। तो 100 रुपए तो आदमी अपनी बीमारी का इलाज तो अलग राहों से डायग्नोज भी नहीं करा पाता है। और यदि वो मेरे विश्व कल्याण के इस मिशन में 100 रुपए का सहयोग देता है, जिसको कभी बीड़ी और सिगरेट पी जाया करता था, आज वो अपनी बीड़ी सिगरेट बंद करके मेरे इस विश्व कल्याण के काम में मदद करता है, तो मैं इसको आपत्तिपूर्ण नहीं मानता। अभी तो मैंने कोई सरकारों से सहयोग नहीं लिया। आज जो कुछ काम किया है, हर वर्ष पतंजलि योगपीठ करीब 100 करोड़ रुपए के सेवा प्रकल्प चलाता है और योग के ऊपर और आयुर्वेद के ऊपर अनुसंधान का काम आगे बढ़ाता है। तो इसमें यदि लोग सहयोग करते हैं तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं होनी चाहिए। मेरे यहाँ इलाज के लिए कोई आता है तो मैंने कहा हुआ है और मेरे संस्थान में होता है कि जो गरीब आदमी होता है उसको या तो दवाइयों पर छूट दी जाती है, उसको पूरी तरह से मुफ्त भी दिया जाता है। गरीब आदमियों के लिए मेरे यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था पतंजलि योगपीठ में, अब ये लाइट तो बिल भेजती है गवर्नमेंट, उससे बंद करवा दो, तो मैं शायद ये भी बंद कर दूंगा। उनका सवाल बड़ा सीधा से ये था, आपके शिविर में जो लोग आते हैं उनको इंप्रेशन ये है कि उसकी फीस ज्यादा होती है। इसलिए मैंने बोला ना कि 2 से 5 हजार फ्री पासेस दे रहे हैं, 100 रुपए और 500 रुपए और 1100-2100 रुपए लोग अपनी श्रद्धा से दे रहे हैं। ये आना चाहे तो ये नहीं फ्री पास कैसे मिलेगा? इनको फ्री पास में आज ही कितने शिविरों के चाहिए, आज ही उपलब्ध करा देता हूं। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर इल्जाम है कि ये हर बात पर कमेंट करते हैं। स्वामी जी, ऐसा कोई चीज नहीं है जिस विषय पर आप कमेंट ना करें और जिसको लेकर के कोई कंट्रोवर्सी खड़ी ना हो। ये देश मेरा है, इस देश की माटी से मेरा अस्तित्व निर्मित हुआ है। पूरे ब्रह्मांड ने मेरे अस्तित्व को बनाने में मेरा सहयोग किया है। और जहां मेरे देश के अस्तित्व की बात आएगी, क्योंकि मेरा योग धर्म भी बाद में है, पहले मेरा राष्ट्र धर्म है, और मैं यदि देश के बारे में बोलता हूं और
देश के चरित्र के बारे में बोलता हूं, देश के मूल्यों के बारे में बोलता हूं, देश की संस्कृति के बारे में बोलता हूं, तो इससे लोगों को आपत्ति क्यों होती है? तो मैं यदि राष्ट्रभक्ति की बात ना करूं, मैं राष्ट्रवाद की बात ना करूं, तो क्या राष्ट्रद्रोह की बात करूं? इसलिए देश मेरा है और इस देश की हर पीड़ा को मैं अपनी पीड़ा मानता हूं। और मैं तो कहता हूं, जो देश की पीड़ाओं के बारे में नहीं बोलता है वह अपराधी है। स्वामी रामदेव देश की पीड़ाओं के बारे में बोलता है तो अपराधी नहीं है। मेरे आसपास में, मेरे वतन में, मेरे गांव में, मेरे देश में जो कुछ घटित हो रहा है और जो कुछ गलत हो रहा है, वो अपराधी जो अपराध करते हैं वो जितने दोषी हैं उतना ही वो भी दोषी हैं जो अपराध को सहते हैं। इसलिए मैं अपराध को नहीं सहता और जो कुछ देश में गलत होता है मैं उसके खिलाफ बोलता हूं। तो यह मेरा अपराधीपना नहीं है, बल्कि ये मेरा शौर्य और पराक्रम है। स्वामी जी, लोग सवाल तब पूछते हैं जब आप बताते हैं कि जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसका कोच विदेशी नहीं देशी होना चाहिए। तो क्या विदेशियों को ही पूरा देश सौंप देना चाहिए? हमारा प्रधानमंत्री भी और हमारा जो है राष्ट्रपति भी विदेशी कर देना चाहिए? हमारे इस 110 करोड़ के देश में क्या अपने टीम का नेतृत्व करने के लिए कोई इंसान नहीं मिला हमें? क्या भगवान आएंगे इस टीम का नेतृत्व करने के लिए? और क्या विदेशी लोग आएंगे आज हमें सब कुछ सिखाने के लिए? तो हमारे देश के अंदर जो आत्मग्लानि का भाव पैदा हो गया है, तो ये शायद मिटना चाहिए। और अब तो दुनिया इतने आगे बढ़ चुकी है और भारत में कहीं पर भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। भारत की प्रतिभाओं का सम्मान नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा दर्द है। भारत की प्रतिभाओं का सम्मान हो तो भारत बहुत थोड़े ही दिनों में बने तो गए विश्व की महाशक्ति। वक्त लगेगा क्योंकि हर जगह राजनीति हो रही है। मैंने टिप्पणी इसलिए नहीं की कि मुझे कोई क्रिकेट से कोई बहुत ज्यादा लगाव है, मैंने इसलिए कहा कि मेरे देश के स्वाभिमान का प्रश्न है। लेकिन और देश के स्वाभिमान के मैंने बारे में टिप्पणी की। एक बार और भी मैंने टिप्पणी की थी, उसमें भी कोई दोष नहीं था। जब देश की क्रिकेट टीम हारी तब मैंने कहा था कि हारना देश के लिए शर्मनाक बात है क्योंकि वो देश के स्वाभिमान की बात है। परंतु ये जब कोल्ड ड्रिंक पीते थे तभी वो कहते थे ओ ताकत आ गई तो मैंने कहा यदि कोल्ड ड्रिंक पीने से ताकत आती तो हमारी इंडियन टीम हार करके वापस लौट करके ले आती। तो आपके पास कोई फॉर्मूला है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए? तो जहां जाते हैं हार के वापस आते हैं। इंडियन टीम के लिए बहुत से फार्मूले हैं, लेकिन क्योंकि वो इंडियन टीम सबसे ज्यादा कमाती है, हमारा जो भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसके पास बहुत पैसा है और उनको मैं मुफ्त में सलाह दूंगा तो शायद उनके लिए कीमत नहीं होगी, इसलिए पहले मुझे कुछ चुकाएंगे उसके बाद कुछ बताऊंगा। मैंने आपकी जो किताब को जब अध्ययन कर रहा था, ये जो अभी आपने रिलीज किताब नहीं की है, जो हमने चोरी से हासिल की थी, इस किताब में ये भी लिखा है कि योग के जरिए लोगों में प्रेम बढ़ता है। तो ये जो संतान उत्पत्ति है उसी प्रेम के जरिए होती है या? देखो, जब योग करते हैं तो पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति यदि प्रेम भाव बढ़ता है, बहुत से कारण हो सकते हैं उसमें, तो योग के द्वारा जो अहंकार है वो ध्वस्त होता है स्वतः। ये कोई मैं नहीं कह रहा, महर्षि पतंजलि भी कह के गए, ततः क्षेते प्रकाशावणम। तो आपस में प्रेम भाव भी बढ़ेगा, सद्भाव भी बढ़ेगा। और मैंने कहा कि उससे जो हमारे बायोकेमिस्ट्रिकल जो चेंजेस आते हैं पूरे शरीर में, स्पर्म काउंट उससे बढ़ते हैं, फिलिपियन ट्यूब खुलती है, यूट्रस और में कहीं गांठें हैं तो वो अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो ये पूरा का पूरा उसका मनोबल प्रबल होता है। और भी आज जो कंप्यूटर का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है, आजकल जो एक लोग बहुत जो इलास्टिक वाली जो चड्डी पहन रहे हैं उससे भी जो है बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइट जो जीन्स पहन रहे हैं उससे भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। बहुत से ऐसे जो है आज इस तनाव की ज़िंदगी में इस तरह के काम हो रहे हैं, तो योग से उनका समाधान हो जाता है और लेकिन लोगों की ज़िंदगी में प्रसन्नता आ जाती है। एक तरफ तो आप स्वामी जी बताते हैं लोगों को किस तरह के डिसऑर्डर हो रहे हैं, किस तरह की चीज़ों से क्या हो सकता है। दूसरी तरफ अगर स्कूलों में बच्चों को यौन शिक्षा दी जाए, सेक्स एजुकेशन दी जाए, तो आप उसका विरोध करते हैं। मैं कहता हूँ शिक्षा मंदिरों को सेक्स मंदिर मत बनाओ। उसके पीछे मेरा एक ही तर्क है, जो हमारे शरीर में भौतिक और भावनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं उनके बारे में बताओ। लेकिन ये 5 साल के बच्चे को, 7 साल के 10 साल के बच्चे को ये बताने की क्या जरूरत है कंडोम के साथ चलो। उनको सिखाओ कि संयम और सदाचार के साथ चलो। हिंसा और अपराध की शिक्षा देने से हिंसा और अपराध रुक नहीं जाता, बल्कि उससे हिंसा और अपराध कैसे किया जाता है तरीके और सीख लेते हैं। लेकिन जो वो अधपकी नॉलेज उनको मिलती है, हाफ बेक्ड एजुकेशन मिलती है, सेक्स के बारे में इधर उधर से नॉलेज इकट्ठा करते हैं, उसको साइंटिफिक तरीके से बताने में क्या आपत्ति है? मैं बता रहा हूँ सकारात्मक शिक्षा देनी चाहिए उसको। मैंने कहा भौतिक और भावनात्मक परिवर्तन देह में जो होते हैं उनके बारे में बताओ। लेकिन जो है हर बच्चे को, 5 साल के बच्चे को एक कंडोम के बारे में बताने की क्या जरूरत है? उसको जो है नग्न चित्रों के अंदर जो है लिंग और योनि दिखाने की
क्या जरूरत है? वो छोटा सा बच्चा पूछता है मम्मा ये क्या है, मम्मा ये क्या है, क्या बता रही? ये एक बहुत बेशर्मी की हद होती है। और इसके प्रयोग पश्चिम में किए गए। वहां एक स्कूल के साथ में एक गर्भपात सेंटर खोला गया। पूरे के पूरे ये सर्वे हैं पूरी दुनिया के कि जहां पर इस तरह से यौन शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया, वहां पर एक विद्यालय के साथ एक गर्भपात सेंटर खोल दिया गया। यदि हम भारत के अंदर ऐसा ही करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये देश के लिए बहुत शर्मनाक बात होगी। इसलिए मैं कहता हूं यौन शिक्षा दो बच्चों को, उससे उनका आत्मबल प्रबल होगा, उनका चरित्र बल उन्नत होगा, उनका मनोबल बढ़ेगा, उनकी आत्मशक्ति जगेगी, उनकी राष्ट्रभक्ति जगेगी और रामकृष्ण बुद्ध और महावीर की तरह, वो गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह की तरह, वो छत्रपति शिवा की तरह बलवान और चरित्रवान होंगे और देश का काम करेंगे। लेकिन स्वामी जी, जो रास्ता आप बता रहे हैं, जिसमें आप कह रहे हैं कॉन्डोम की जरूरत नहीं है, जिस रास्ते में आप कह रहे हैं यौन शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, फिर देश में जो एड्स बढ़ रही है, जो HIV बढ़ रही है, 50 लाख से ज्यादा केसेस हैं, उन पर रोक कैसे लगेगी? ये कंडोम आने के बाद एड्स ज्यादा बढ़ा है। कंडोम से पहले हमारे देश में एड्स HIV था ही नहीं। जहां तक यौन रोगों के नियंत्रण की बात है, उसके लिए संयम और सदाचार की जरूरत है। संयम और सदाचार के साथ चलो। शादी से पूर्व और शादी के पश्चात यौनाचार दुराचार है, व्यभिचार है, ऐसा बच्चों को शिक्षा दो। और ये संयम और सदाचार ही समाधान है, नहीं तो कोई समाधान नहीं हो सकता है। और यदि कंडोम का प्रयोग यदि दो संतानों के बीच में अंतर करने के लिए होता है तो उसमें भी आपत्ति नहीं है। लेकिन कंडोम का ये प्रयोग कि कंडोम का यूज करो और जिसके जी में जो आए सो करो, ये तो एक बहुत दुराचार को सीधा प्रोत्साहन है। इसका मतलब है कि आप पुलिस से बचो और अपराध करो। मैंने इस तरह की शिक्षा के मैं खिलाफ हूं। मैं कहता हूं, देखिए, व्यावहारिक बात करता हूं। व्यावहारिक बात यह है कि एड्स अगर इस पूरे देश में फैली है तो उसके लिए बहुत सारा दोष ट्रक ड्राइवर्स को दिया जाता है। ये तो बहुत गलत बात होगी कि इस देश के अंदर ये शिक्षा होनी चाहिए कि हमारे जो आज जिसे मेरी माँ और मेरी बहन की बेटी की इज्जत मुझे प्यारी है, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी की इज्जत जैसे मुझे प्यारी है, ऐसे ही किसी भी माँ, बहन और बेटी के साथ में यौनाचार करना, दुराचार करना, वो घोर अपराध है। ये पाशविक काम है, ये इस देश में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सारा देश इस बात को मानता है, सारा देश मानता है। क्योंकि और आपकी अदालत में आपने जिन लोगों को बैठाया वो भी ये मानते हैं कि यौन शिक्षा अच्छी है, नहीं योग शिक्षा ज्यादा अच्छी है और यौन शिक्षा में सकारात्मक शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों को एक कंडोम के पाठ पढ़ाने की जरूरत स्वामी, जो आप कह रहे हैं ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सदाचार की बात, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें, प्रैक्टिकल लाइफ में दुराचार अच्छा होता है। मैं आज ये पूछ रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल लाइफ में दुराचार हो रहा है उस पर भी तो कुछ नियंत्रण होना चाहिए। वो कपालभाति करते हैं तो जो बाहर ऊर्जा बहती है ना, ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, लोगों की खोपड़ी में चढ़ेगी तो खोपड़ी ठीक हो जाएगी। ये खोपड़ी खाली होती है नीचे से, तो ये खोपड़ी खाली होनी बंद हो जाएगी तो लोगों के दिमाग ठीक हो जाएंगे थोड़े। तो भोग से खोपड़ी खाली होती है और योग से जो शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है तो उसके ऊपर ओज बढ़ता है, तेज बढ़ता है, सद्विचार बढ़ता है, सद्भाव बढ़ता है, आस्था बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ती है, साहस बढ़ता है, बल बढ़ता है, पराक्रम बढ़ता है। और आप देखते हो ये जो यौनाचार और दुराचार से आत्महत्याएं भी बढ़ रही हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एड्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, जो लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रही हैं, वो कहती हैं कि स्वामी रामदेव हमारे रास्ते में बड़ी बाधा बन के खड़े हो गए। तो बाबा रामदेव को खत्म करना चाहते हो? तो बात यह है कि ये सारे के सारे जो काम हैं, इनके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़े षड्यंत्र काम करते हैं। आज HIV के नाम पर किस तरह से आर्थिक दोहन हो रहा है लोगों का। आज जो है स्वास्थ्य के नाम पर 30 लाख करोड़ रुपए की दवाइयां बेची जा रही हैं। तमाम चीजें इस तरह से हो रही हैं कि उसमें आम आदमी को पता ही नहीं लग रहा कि क्या कर्तव्य है, क्या आप कह रहे हैं कि जो रिचर्ड गेयर और शिल्पा शेट्टी जैसे लोग जो प्रचार कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। एक भरे चौराहे पर एक सार्वजनिक सभा में बहन और बेटियों के आलिंगन करने से, उनका चुंबन करने से, इससे कहीं पर भी HIV या एड्स नियंत्रित होता है, इसको मैं नहीं, देश का कोई भी और दुनिया का कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये इस तरह की जो गलत मानसिकता है उससे हमें बचना होगा और वापस अपने वेदों की ओर, अपनी संस्कृति की ओर, अपने मूल्यों की ओर चलना होगा। इसलिए हमारा प्राचीन अध्यात्मवाद और आधुनिक विज्ञान दोनों के समन्वय के साथ हम यदि आगे बढ़ेंगे तब किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं। आज भारत जहां खड़ा है
10 साल पहले उससे बहुत पीछे था और मुझे लगता है आने वाले 10 सालों में हम अपने मूल्यों और परंपराओं को न छोड़ें, विज्ञान का विरोध कहीं ना करें, विज्ञान और अध्यात्मवाद दोनों को साथ साथ लेकर के चलें। तो मैं आज आपसे कह रहा हूं और शायद 10 साल बाद मैं यहां पर आऊंगा तो मैं आपको कह पाऊंगा कि भारत आज विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है। भारत का यश पूरी दुनिया में बढ़ चुका है। अपनी संस्कृति को हमें छोड़ना नहीं होगा। ये सारी बातें सुन के स्वामी जी मुझे आश्चर्य हो रहा है कि राष्ट्रपति के लिए कभी शिवराज पाटिल को ढूंढते, कभी भैरव सिंह शेखावत को, प्रतिभा पाटिल को, तो आपका नाम क्यों नहीं उन्होंने लिया? देश के करोड़ों लोगों ने मुझे अपने दिल में स्थान दिया है और इस कुर्सी से दिल का स्थान बड़ा होता है, इसलिए मुझे लोगों ने जहां जगह दे रखी है उसी जगह रहने दें, यही मेरे जीवन का लक्ष्य। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर आरोप है कि ये हर किसी से टकराकर विवाद खड़े करते हैं। स्वामी जी, हेल्थ मिनिस्ट्री की बात तो मैंने आपको बताया कि कैसे आप उनसे बार बार टकरा के, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दवाइयां बनाते हैं, ऐसी कंपनियों से भी आप टकराते हैं और विवाद खड़े करते हैं। मैं बैल मुझे मार, मैं मुसीबत बुलाऊंगा। मैं तो जो लोग मुझसे टकराते हैं उनसे रास्ता काट के मैं साइड में हो जाता हूं। आज तक मैंने बेवजह किसी का विरोध नहीं किया। आज तक मैंने किसी भी संदर्भ में न किसी की सीढ़ियां हटाई और न किसी को सीढ़ियां बनाया। इस देश के अंदर जहां पर पूरी सारी की सारा ये सारी व्यवस्था, सारा तंत्र बहुत ताकतवर लोगों के हाथ में है, वहां एक फकीर वाला, एक लंगोटी वाला फकीर उनके साथ लड़ सकता था। मैं तो धन्यवाद देता हूं देश के करोड़ों लोगों का। देश के लोग मेरी ताकत बने और आज मैं दुनिया की महाशक्तियों का भी मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। स्वामी जी, इस देश के लोग आपकी शक्ति बने। आप हमेशा कहते थे सबसे पहले मैं इस देश के लोगों को योग सिखाऊंगा, और अब सुनते हैं कि हर साल आप विदेश चले जाते हैं और फिर तैयारी हो रही है अमेरिका जाने की। करीब 80% लोगों तक योग का ये प्रवाह पहुंच चुका है। आज हमारे करीब 1 लाख योग प्रशिक्षक तैयार हो चुके हैं और आने वाले 3 से 5 वर्षों में, रजत जी आपके लिए भी ये बात बता रहा हूँ, जिस तरह से हमारे देश के सीमाओं पर हमारे राष्ट्र के प्रहरी देश की रक्षा करते हैं और हमारी 11 लाख से ज़्यादा फौज है, तो हम 11 लाख से ज़्यादा योद्धा नहीं, हम योगी बना रहे हैं जो देश के स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। तो राष्ट्रहित सर्वोपरि, मैंने इसको प्रथम भी कहा था, लेकिन आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। वहाँ पर कोई लोगों के पास में चारा ही नहीं है, दवाइयाँ खा करके वो लोग परेशान हो चुके, उसके बावजूद उनको समाधान नहीं मिला। उनको यदि योग के जरिए उनका हार्ट का प्रॉब्लम अच्छा होता है, उनका कैंसर अच्छा होता है, उनका सिरोसिस अच्छा होता है, उनको लिकोडर्मा अच्छा होता है, ये तमाम समस्याएं यदि उनकी अच्छी होती हैं तो योग के प्रति उनकी आस्था बढ़ने से भारत का सम्मान बढ़ता है। तो मैं वतन में रहता हूं तब देश के स्वाभिमान के लिए काम करता हूं, और मैं यदि अमेरिका में जाता हूं, ब्रिटेन में जाता हूं, मैं अफ्रीका में भी जाता हूं, तब भारत और भारतीयता का परचम शिखर पर जो है फहराता हूं और उससे भी भारत का स्वाभिमान बढ़ाता हूं। और विगत वर्ष मैंने करके भी दिखाया, जब हैरो में था तब 15 अगस्त का झंडा उन अंग्रेजों की धरती पर गाड़ा जिनके राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। लेकिन स्वामी जी, आपको याद होगा आप हर विदेशी चीज का विरोध करते रहे हैं। मैं आज भी कर आप रहा हूं। मल्टीनेशनल का विरोध करते रहे हैं, आप विदेशों से आने वाली दवाओं का विरोध करते रहे, विदेशों से आने वाली कोल्ड ड्रिंक का विरोध करते रहे हैं, विदेशी कंपनियों का विरोध करते हैं, लेकिन आप सर्टिफिकेट लेने के लिए विदेश जाते हैं। किस बात का सर्टिफिकेट? वो लोग मुझे सर्टिफिकेट देंगे कि मैं योगी हूं। स्वामी रामदेव एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी मान्यता फॉरेन रिटर्न होने से नहीं हुई। स्वामी रामदेव एक ऐसा व्यक्ति है जो देश में प्रतिष्ठापित होने के बाद, देश के करोड़ों लोगों के दिलों में स्थापित होने के बाद में देश से बाहर गया। स्वामी रामदेव की फॉरेन रिटर्न होने से महत्ता नहीं बढ़ी, अपितु देश के लोगों ने स्वामी रामदेव को बड़ा किया, देश के लोगों ने स्वामी रामदेव का सहयोग किया। मैं आज तक इस बात को कह सकता हूं कि मैंने 1 रुपए का सहयोग किसी विदेशी से नहीं लिया है। आज जो कुछ खड़ा किया है अपने देश के लोगों से खड़ा किया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं किसी भी चीज़ की अपेक्षा नहीं करती है, आपके योग से फ़ायदा होता है, डेफिनेटली इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो फ़ायदा होता ही होगा। लेकिन मैंने 4 महीने योग किया आपका वेट लूज़ करने के लिए, और प्रॉपर वे में किया, कोई भी गलत उसमें नहीं था, बहुत अच्छे से देख कर किया, लेकिन मेरे मतलब वेट में 2 किलो क्या 250 ग्राम ही फ़र्क नहीं पड़ा। आपका वेट है कितना?
मेरा वेट 58। अब इतना ज़्यादा कोई मोटी तगड़ी है ही नहीं। नहीं वो अब ये अलग चीज़ है 58 हमारा। किलो वेट है, उसमें ही परेशान है। एक बात मैं आपको संदर्भ में लेते हुए इस जी। बात को कह रहा हूँ, आजकल बहन बेटियों में एक ये भी बहुत होड़ लगी हुई है कि मुझे एकदम स्लिम ट्रिम दिखना है, मतलब एकदम दुबली पतली, फूंक मारे तो उठ जाए। अब माताओं बहनों को, बेटियों को थोड़ा तगड़ा भी होना चाहिए। अब एकदम दुबली पतली होगी, फूंक मारने से उड़ेगी तो कहाँ से महाराणा प्रताप और छत्रपति पैदा होंगे? इसलिए थोड़ी बहुत तगड़ी भी रहा करो, इतनी ज़्यादा पतली होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं स्वामी जी जो चाहते हैं कि प्राणायाम तो आप कर लें और फायदा उनका हो जाए। ऐसे लोगों के लिए कोई रास्ता है? इस पर शायद कोई नई रिसर्च करनी पड़ेगी। यथार्थ तो यही है कि यदि लोग सोचते हैं कि अगर टीवी देखते रहे, आपका प्रोग्राम 2-2 घंटे देखते रहे तो शायद उससे लाभ हो जाए। अब दारू मैं पीऊं, नशा दूसरे को हो, कांटा मुझे चुभे, दर्द दूसरे को हो, रोटी मैं खाऊं, पेट किसी और का भर जाए, जैसे यह संभव नहीं है, ऐसे यह भी संभव नहीं है कि मैं यो करूं, मैं कपालभाति करूं और जो है पेट जो है आपका कम हो जाए। स्वामी जी, एक रिक्वेस्ट मुझे आपकी अदालत के इस प्रोग्राम से आई थी। 2 हफ्ते पहले राखी सावंत आपकी अदालत में आई थी और उन्होंने कहा था कि रजत जी मुझे किसी तरह स्वामी रामदेव से मिलवा दीजिए। तो मैं तो आज आप आ गया था, उनको आप आमंत्रित कर लेते। देखिए, जो भी सिने स्टार हैं वो सभी अब काफ़ी योग की तरफ आगे बढ़ने लगे, क्योंकि उनसे उनका कौशल भी बढ़ता है और सब डायरेक्टली सीखना चाहते हैं स्वामी रामदेव से। तो मुझे लगता है एक सेशन उनके लिए आप रखवा दीजिए, हम आ जाएंगे। आपकी अदालत में आज हमने सवाल पूछे स्वामी रामदेव से। स्वामी रामदेव जिन्होंने पूरे देश में योग को फैलाया, विदेशों में योग का प्रचार प्रसार किया। हमने उनसे पूछा उनके बड़े बड़े दावों के बारे में। हमने ये जानने की कोशिश की क्या वाकई में योग के जरिए बड़ी बड़ी बीमारियों का, कैंसर और हार्ट जैसी बीमारियों का इलाज हो सकता है। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज विनोद शर्मा के फैसले का। अंग्रेजी में कहावत है, स्टिल वाटर्स रन डीप। जो कम बोलता है वो ज़्यादा गहरा आदमी होता है, और आपने बता दिया कि गहरे तो आप हैं ही, तो अब बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे आगे काम कीजिए और एक इंस्टीट्यूट दीजिए, एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम दीजिए इस भारत को, जिससे इस, जैसे कि आपने कहा कि 11 लाख योगी आप बनाना चाहते हैं, जिस तरह सिपाही हमारे बॉर्डर्स पे हैं, आप योगी देना चाहते हैं। हेल्थ के रक्षक, बड़ी ज़रूरी बात है ये। अगर आप दे पाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाली सदियाँ आपको याद रखेंगी। इस विश्वास के साथ कि स्वामी रामदेव इसी तरह से पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करते रहेंगे, योग का प्रचार और प्रसार करते रहेंगे और लोगों को आरोग्य सिखाते रहेंगे, बड़ी बड़ी बीमारियों को योग के जरिए ठीक करेंगे और पूरी दुनिया को एक वैकल्पिक मेडिकल व्यवस्था देंगे। इस विश्वास के साथ आज का शो यहीं खत्म करते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपकी अदालत में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।